मध्य प्रदेश पर कुल 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य मध्य प्रदेश से कहीं अधिक कर्जदार हैं, लेकिन जीडीपी अनुपात के हिसाब से मध्य प्रदेश की कर्ज सीमा पूरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विकास कार्यों के लिए और कर्ज लिया जाना उचित है। विपक्ष ने इसे वित्तीय कुप्रबंधन का परिणाम बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहना है कि प्रदेश में हर बच्चे पर 50,000 रुपए का कर्ज है। सरकार सिर्फ योजनाओं के नाम पर कर्ज लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में क्या कर्ज लेने की ये नीति जनता के भविष्य को गिरवी रखने जैसी नहीं है? मध्य प्रदेश की सरकार लगातार दावा करती रही कि 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो गए हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये जो पैसा कर्ज से लिया जा रहा है, ये किस कंपनी से लिया जा रहा है, इसको बताने का काम सरकार को करना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्राइवेट बाजार से पैसा उठाया जा रहा है। वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसको लेके एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। समझ में नहीं आता है, 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश होता जा रहा है और विकास कहीं दिख नहीं रहा है। लगातार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, एक कर्मचारी के यहाँ छापा डालिए, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, क्विंटल सोना निकल रहा है, क्विंटलों चांदी निकल रही है। ये सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि कर्ज अधोसंरचनात्मक विकास और योजनाओं के लिए लिया जा रहा है। जो भी कर्ज लिया जा रहा है उसका समय पर भुगतान होगा। सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन और विकास कार्यों के लिए फंड की जरूरत है। ऐसे में कर्ज विकास का हिस्सा है, न कि कोई संकट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस प्रकार ये जो कर्ज ले रहे हैं हम, ये कर्ज भी हम जो जन कल्याण के लिए ले रहे हैं, आधारभूत संरचना के विकास के लिए ले रहे हैं। और 67,000 करोड़ रुपए का जो बजट में प्रावधान किया गया, वह आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया गया। ये वही कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी थे, जब जीडीपी टू डेप्ट रेशो था वो लगभग 40% के आसपास था। आज जीडीपी टू डेप्ट रेशो की अगर बात करेंगे तो वो आज 25 से 28% के बीच है। आज मध्य प्रदेश का राजस्व केंद्र के सब मिला करके आज 2,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आ रहा है। तो हमने मध्य प्रदेश में राजस्व को भी बढ़ाया है और साथ ही साथ विकास के और जन कल्याण के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से कर्ज सीमा को जीडीपी अनुपात में 3% से बढ़ाकर 4% करने की मांग कर रही है। इससे सरकार 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी। हालांकि केंद्र सरकार पहले भी इस मांग को ठुकरा चुकी है। क्या इस बार ये मांग पूरी होगी या फिर सरकार को नए समाधान तलाशने होंगे? जनता की चिंताएं बढ़ रही हैं। हर साल बढ़ते कर्ज और उसकी चुकौती के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले टैक्स और अन्य कदमों पर भी सवाल हैं। कर्ज लेना समस्या नहीं है, लेकिन इसका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। अगर विकास के साथ राजस्व बढ़ाने की योजनाएं नहीं बनी तो आने वाले समय में ये बोझ बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस इसी बात को लेकर है कि अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए जो कर्ज लिया जा रहा है, क्या वो कोई टेंशन है या फिर इसी कर्ज के भरोसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। किस तरीके की स्थितियां बन रही है और राजनीतिक नजरिया इस पूरे कर्ज को लेकर क्या है, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुंजन चौकसे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीता शरण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का अर्थशास्त्रीय विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं देवेंद्र विश्वकर्मा जी। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि कर्ज किस ढंग से लिया जा रहा है और कर्ज को लेकर जो रैंकिंग आई है अलग अलग प्रदेशों की, उसके आधार पर एक बार फिर से कांग्रेस को मौका मिल गया है सरकार की आलोचना करने का। पर यह आलोचना कितनी जायज है? क्या ये कर्ज टेंशन है या फिर ये कर्ज ही है जो कि सरकार को टेंशन फ्री रखे हुए है? एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से समझते हैं कि आखिर कांग्रेस को क्या आपत्तियां हैं, कांग्रेस किस ढंग से आलोचना कर रही है और आलोचना का आधार क्या है। तो पहले सीता शरण जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सीता शरण जी, ये विश्लेषण भी आया, कर्ज को लेकर बातें भी आई और कर्ज लेना कोई आर्थिक अपराध जैसा नहीं है, पर
कांग्रेस इसको ऐसे पेश कर रही है जैसे कि मध्य प्रदेश से कर्ज की वसूली आज ही हो जाएगी और ये बहुत बड़ा अपराध है। कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये कर्ज बड़ा टेंशन है? बिल्कुल लगता है तिवारी साहब, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में एक तरफ तो बहुत सारा धन जनता के सामने निकलने के लिए आ रहा है और 4 लाख करोड़ का कर्ज इस मध्य प्रदेश की जनता पर ये वर्तमान सरकार ने ढोल दिया है। और इतने हालात खराब इस प्रदेश के हैं कि इस प्रदेश के अंदर जनता कई हजार की कर्जदार एक जनता, और उस कर्ज से विकास तो ये दिख नहीं रहा है। और ये समेट जिस तरीके से हो रही है तो जनता का और जो पैसा है वो और बर्बाद किया जा रहा है। और ये 10 में, ये टॉप 10 में आ गया है तिवारी साहब मध्य प्रदेश, और 9वें नंबर पर इतना कर्ज हो गया है कि आप और हम सभी जनता जान रही है। और टीवी 24 को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि कर्ज पर आपने ये मुद्दा उठाया है। ठीक है, लेकिन सूर्यवंशी जी, ये हम रैंकिंग देख रहे हैं, तमिलनाडु नंबर 1 में है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सरकार है। भाई कर्ज तो एक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है और इसको लेकर डर बनाना कितना उचित है कि भाई कुछ हो जाएगा। कर्ज लेकर समय पर उसकी अदायगी की जाती है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, इसका उपयोग जन कल्याण में ही हो रहा है, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? ये बिल्कुल दिखावा है जो कर्ज लेकर के अभी जो पूर्व इन्हीं की ही 20 साल की जो सरकार में जो समिटें हुई हैं और उनकी ही फाइलें धूल खा रही हैं, उस पर भी अमल नहीं किया गया है। तो ये अभी और कर्ज लेकर के हमारे प्रदेश पर और प्रदेश की जनता पर डबल भार बढ़ाया जा रहा है। चलिए, ये डबल भार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल भार भी पड़ रहा है। इसको कैसे डिफेंड करती है बीजेपी, जान लेते हैं। हमारे साथ गुंजन जी जुड़ी हुई है। गुंजन जी, सीधा आधार दिखता है, एक आम आदमी यही सोचता है कि हम जब कर्ज लेते हैं तो कितना परेशान हो जाते हैं, कैसे चुकाएंगे, इसका टेंशन रहता है। सरकार इतना कर्ज ले रही है तो जरूर उसे भी परेशानी होगी। अब ये आलोचना भी हो रही है, कांग्रेस भी मुद्दा उठा रही है। सही भी लगता है कि इतना कर्ज लिया जा रहा है, क्या ये एक प्रकार से हमें हमारे ऊपर भार ही है? मोहन जी, देखिए, जिसकी जैसी नीयत होती है उसको वही चीज सामने दिखती है। यहाँ पर कर्ज सिर्फ कांग्रेस के लिए एक बहाना है और इसीलिए कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इस पूर्ण रूप से निराधार, तथ्यहीन और सत्यहीन बात रखते हैं जनता के सामने। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है, जन कल्याण के लिए संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। एक रुपया जो कर्ज का लिया जा रहा है सरकार द्वारा वो जन कल्याण में उपयोग में लिया जा रहा है। अभी मैं सुन रही थी इनके प्रवक्ता को, इनका कहना था कि ग्रोथ कहाँ है। तो 2003 और 2000, अगर मैं चलिए 20% का आकलन लगा लूं, 2003 और 2023 की अगर मैं तुलना करती हूँ तो 2003 के पहले का वो मध्य प्रदेश था जो कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश था, जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, जहां की जीडीपी 4% थी। आज 2023 में उसी जीडीपी को 16% बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 में पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश का 12,000 था। 2023 में वो पर कैपिटा 1,40,000 बनाने वाली वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2003 के आंकड़ों को अगर मैं तेरी तुलना करती हूँ तो ये दिखता है कि मध्य प्रदेश जो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, वो जनता के कल्याण की तरफ बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है। 2018 में इनकी 15 महीने की एक सरकार बनी थी कांग्रेस। उस कमलनाथ सरकार में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर उद्योग बना के छोड़ा था मध्य प्रदेश को। कर्ज
कि अगर मैं बात करती हूँ तो हर महीने कांग्रेस की प्रवक्ता को शायद वो 15 महीने याद नहीं है, हर महीने कमलनाथ सरकार ने 1,000 करोड़ का औसतन कर्ज लिया था। ठीक है, वो तो ये कर्ज नहीं ले, बता पा रहे। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। खाली मिला सीतासरम, ये एक तरीके से ये जो कर्ज है वो हमारे विकास का आधार बन रहा है, जो ग्रोथ है, विकास दर है वो बढ़ रही है, जन कल्याण का जो पैमाना है वो बढ़ रहा है, जन कल्याण के लिए ज्यादा भागीदारी सरकार की बढ़ रही है, तो ये कर्ज तो फायदेमंद हो रहा है, इसमें नुकसान क्या है? बिल्कुल नहीं आदरणीय तिवारी साहब, ये इन्होंने जो अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की परतें और कई हजार करोड़ का जो घपला व्यापम घोटाले से लेकर आज तक इतनी स्थिति खराब कर दी है प्रदेश की, और ये आदरणीय चौक से मैडम जो कह रही है, मैं नेहरू जी के समय से गिनाना क्या चाहता खराब हूँ। कर दिए, क्या हो रहा है इसका इफेक्ट बताइए ना, तब तो बात कर। आधार क्या बन रहा है इसका? ये आधार ये बन रहा है कि इतना हर डिपार्टमेंट में, मध्य प्रदेश में 66 डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो जो उजागर हुआ है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और नेहरू जी के समय से 9.6 जीडीपी थी उस समय, जब चाइना की 6 पॉइंट कुछ थी, जब से लेकर के अभी तक इस मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार ने जो दिखाया है और जो भ्रष्टाचार के साथ साथ अभी जो कर्ज और भ्रष्टाचार का क्या इसका लेना देना? कर्ज और भ्रष्टाचार को कहाँ जोड़ रहे हैं आप? भ्रष्टाचार हो रहा है तो कर्ज के कारण हो रहा है क्या? ये कर्ज जो लेकर के जो विकास फिक्स कर रहा है, अभी बुंदेलखंड से मालवांचल, और कहते जाओ कि कर्ज लेना पड़ रहा है इसलिए विकास नहीं कर सकते। सारा ठीक है, चलिए आ गई। जेब में भरने के लिए दोनों पक्षों के पास वापस आऊंगा, लेकिन इसके पहले हम समझ लेते हैं विश्वकर्मा जी से। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा अर्थशास्त्री भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों पक्षों की जो दलील है उसको तराजू के पलड़े पर रखकर वो तोलने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र के जो मानक हैं वो क्या बताते हैं कर्ज को लेकर, और क्या कर्ज मध्य प्रदेश सरकार लेकर गलत कर रही है, या इसका कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। देवेंद्र जी, क्या आपका आकलन है इसको लेकर? नमस्कार, मैं एक आपको छोटी सी दिल्ली की न्यूज से और उसमें हेडिंग है 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हर माह। ठीक है, आवाज देवेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलिए। चलिए देवेंद्र जी, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज में कुछ दिक्कत है, वापस से आपसे जुड़ेंगे। जब तक हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं गुंजन जी की। गुंजन जी, ये जो क्रिटिसाइज आप लोग को किया जा रहा है वो ये है कि कर्ज लेकर तो जनता पर बोझ बढ़ाया जाता है, लेकिन वो जो कर्ज का पैसा जब डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका भ्रष्टाचार हो जाता है। तो इस तरीके से कर्ज लेकर भ्रष्टाचार करके अपना घर भरने की कोशिश है, ये कांग्रेस का आरोप है। तो उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संकल्प पत्र दिया था जब सरकार बनने वाली थी, 456 संकल्प थे उसमें, और बहुत गौरव के साथ कह रही हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सरकार का, लेकिन पहले ही वर्ष के कार्यकाल में उन 456 संकल्पों में से 310 संकल्प पे काम शुरू कर दिया है, 50 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके। तो जिस सरकार की नीति और नीयत जन कल्याण हो, वो एक एक रुपया जन कल्याण में लगा रहा है। आज 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, तो एक नवाचार लेकर आए मोहन यादव जी। हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया, हर छोटे क्षेत्र में उन्होंने निवेश की जो संभावनाएं हैं उसे बढ़ाने की कोशिश, जो रोजगार है उसे बढ़ाने का कोशिश किया। और आज हम देखते हैं जहाँ पे 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश आ चुके हैं पहले ही वर्ष कार्यकाल। तो ये दर्शा रहा है कि हम कर्ज को एक बहाना नहीं ले रहे कांग्रेस की तरह, हम जन कल्याण के लिए ये पैसा ले रहे हैं, एक रुपए जन कल्याण में ही लग रहा है।
ठीक है, आ गई। जब नेता भी पहले छापे की बात नहीं कर रहे थे। चलिए देवेंद्र जी जब तक जुड़ गए, गुंजन जी आ गई आपकी बात, देवेंद्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आप दोनों के पास फिर से लौटूंगा। देवेंद्र जी आ रही है आवाज? मेरा पिछला सवाल आपने सुना होगा, अपनी बात पूरी करिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी आ रही है। देखिए, एक मैं दिल्ली इलेक्शन की न्यूज से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। तो उसमें था 10 लाख तक का इलाज मुफ्त, पर गरीब महिला देने की बात एक पॉलिटिकल पार्टी ने की। तो जब ऐसी बात अर्थव्यवस्था में होती है, उसका परिणाम ये होता है कि पिछले 10 वर्षों में कमर तोड़ महंगाई, और अगर इस महंगाई का हम रेशो देखें तो लगभग 100 से 150 तक पहुंचा है। मेरी आवाज आ रही ना? बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए जी। तो मैंने ये बोला कि जैसे है 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करने की बात की गई है, और हर महिला को 2500 रुपए देने की बात की गई है, और अगर उसका हम परिणाम देखें तो एक तो रिपोर्ट आई है, पिछले 10 वर्षों में 150 गुना महंगाई बढ़ी है। एक रिपोर्ट और मैं आपको बताता हूं, इस गढ़ में 7.63% के से महंगाई बढ़ी है, और 6वें नंबर पर। मैं आपको बजट 24-25 को ले जाऊंगा, तो हमारा 3.65 लाख करोड़ का बजट था, और हमारे पास राजस्व केवल 2.5 लाख करोड़ का हमारे पास राजस्व पैसा है। इसमें हमने 15% जो है इंटरेस्ट पे किया है, 15% हमने ब्याज चुकाया है जो कर्ज लिया था, 14% हमने सब्सिडी दी है, 11% हमने अलाउंस और किए हैं। तो ये जो 15% हमने इंटरेस्ट पेड किया है, ये कम हो जाता या इस इंटरेस्ट विकास काम में लगाते तो कोई और स्थिति हमारी होती। निश्चित रूप से गुड बजट की जब हम बात करते हैं, बैलेंस बजट की बात करते हैं, तो वो इक्वल बजट होना चाहिए, तब अच्छा बजट माना जाता है, या सरकार प्रॉफिट में रहे। आज की स्थिति में सरकार प्रॉफिट में रही है, हो नहीं सकता, और मैं सरकार की गलती भी नहीं मानता हूँ कि पिछली सरकार ने किया, ये सरकार वो उसको आगे बढ़ा रही है। सरकार की सत्ता एक बड़ी मजबूरी थी कि उसको तो लाडली लक्ष्मी को भी खुश करना है। ठीक है, तो ये कर्ज लेना फायदेमंद है या इसका दूरगामी असर है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। मैंने उसका परिणाम आपको बताया, टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना, सरकार को इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। एक के नाते तो मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ, लेकिन सरकार की मजबूरी जनता को खुश रखना है, सड़क का निर्माण करना है, प्रधानमंत्री के पास भी पैसा देना है, स्वास्थ्य को पैसा देना है, किसानों के लिए तालाब बनाने, नल बनाना है, मनरेगा को पैसा देना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। सरकार की मजबूरी भी है, लेकिन सरकार ये भी तय करना पड़ेगा उनके पास राजस्व कहाँ से आएगा। अगर वो राजस्व टैक्स को बढ़ाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, इनको जोड़िए। ये भी सरकार को चिंता करना। लेकिन अर्थशास्त्र के नाते मैं बैलेंस मांग करूंगा, इक्वल होना चाहिए। अगर सरकार का कर्ज लेगी तो साइड इफेक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, वो एक अच्छी के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। चलिए, तो ये एक दो प्रकार का नजरिया है। कर्ज कई बार फायदेमंद भी है, लेकिन कई बार इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन टेंशन फ्री जरूर सरकार को इस कर्ज ने कर दिया है, क्योंकि जो भी सामने चुनौती आती है, कर्ज का बैकअप सरकार के लिए फायदेमंद साबित होता है। सीतारमण जी के पास, सीतासरण जी के पास चलते हैं। कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर अब क्या कदम उठाएगी? क्या वो इंतजार करेगी बजट आने के बाद, फिर से इस मसले को कुछ आग देने की, हवा देने की कोशिश की जाएगी क्या? बिल्कुल तिवारी साहब, हम
ईंट से ईंट बजा देंगे और जनता तक घर घर इसको ले जाएंगे कि जितना जो कर्ज है और जनता के ऊपर जो भार है, ये महंगाई इतनी और किचन इतना महंगा हो गया है कि इस पर तो इनका फोकस नहीं है। कर्ज ले ले करके भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और आप और हम सब देख रहे हैं कि इस कर्ज को लेकर के जनता तक वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है, चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं, गुंजन जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक देवेंद्र विश्वकर्मा जी से समझ लेते हैं। देवेंद्र विश्वकर्मा जी, हर चीज के लिए कर्ज ले लेना, क्या ये एक समाधान है? क्या ये समाधान का कारण बन गया है? कर्ज समाधान के लिए कर्ज ले लिया जा रहा है, पर ये समाधान है, ये समस्या है? बिल्कुल, ये समाधान नहीं, ये समस्या है जी। राजनीति नहीं, इसे दूर कैसे किया जाए? क्या इससे बचा जा सकता है? कोई भी सरकार क्या बच पाएगी? कांग्रेस आज आलोचना कर रही है, पर कांग्रेसी सरकार में जब बैठती है तो कर्ज ले लेती है। क्या ये संभव है कि इससे कोई बच सकता है? सबसे ज्यादा कर्ज वहीं से आया है। हमारे प्रदेश की उस समय स्थिति क्या थी, बिजली की सब जानते हैं। एग्रीकल्चर को बिजली नहीं मिल रही थी खेती के लिए, पानी नहीं मिल रहा था, रोडों की हम जानते हैं। निश्चित रूप से सड़क बिजली की समस्या को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश को दिया है, लेकिन सरकार को नियम भी लाने पड़ेगा। अगर सरकार लाडली से देखिए, पैसा आप वहां खर्च करिए जहां कुछ आता। मनरेगा में अगर आप पैसा करते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, गरीब मजदूरी मिल रही। प्रधानमंत्री में आप खर्च करते हैं तो इंडस्ट्री को काम मिलता है, बढ़ता है, ग्रामीण को काम मिलता है। लेकिन अगर आप कोई चीज बांटेंगे तो वो नहीं है। सरकार सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करनी पड़ेगी। कैसे बढ़े देश के अंदर, लोग आए तो कैसे बढ़े। अभी आप देखिए रियल एस्टेट हमारा होता है, क्या है, आपने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, आपने जीएसटी बढ़ा दी। रियल एस्टेट में कितना काम है, कितना एम्प्लॉयमेंट है। केवल मकान नहीं बनता है, इंडस्ट्री वहाँ एम्प्लॉयमेंट। क्या समाधान क्या है इसके लिए? क्या किया जा सकता है? रिवेन्यू बढ़ाया जाए, पर रिवेन्यू इतने जल्दी बढ़ नहीं सकता, नया कर लगाया नहीं जा सकता। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार को स्कीम बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास बना दें और लोगों को रेखा से बाहर कर देंगे तो ठीक नहीं। एक अच्छा एजुकेशन को देना पड़ेगा, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का माहौल देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश देखिए, पास अगर रोजगार आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाए तो वो सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फ्री की स्कीम नहीं चाहेंगे। अगर सरकार फ्री की स्कीम लाएंगे तो केवल राजनीति नहीं है, हमको राजनीति बनानी पड़ेगी, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सर लॉन्ग टर्म, आप 20 साल के लिए कर्ज लेंगे, 20 साल उसका ब्याज चुकाएंगे, फिर आपका तो कर्ज होता जाएगा, है ना। हमको ऐसी स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। एम्प्लॉयमेंट के अलग सेक्टर और क्या डेवलप हो सकते हैं, हमारा मध्य प्रदेश का निर्यात कैसे बढ़ सकता है, ठीक है, हमारा यूथ देश का पलायन ना करे, इस ओर हमको ध्यान देना। बिल्कुल, और एक लंबी प्लानिंग करनी होगी ताकि कर्ज के जाल से हम बचे और रेवेन्यू भी हमारा बढ़े और खर्च भी कम हो। तभी इस तरीके की बहस सार्थक मानी जाएगी, क्योंकि आलोचनाएं तो हो जाती हैं कि कर्ज ले लिया, उनकी सरकार ने भी लिया, हमारी सरकार ने भी लिया, लेकिन ये प्रदेश तो हमारा है, सरकारों का नहीं है। इसलिए इस प्रदेश की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है और इसीलिए अगर कर्ज लिया भी जा रहा है तो उसकी वापसी की, उसकी अदायगी की एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। इसमें सियासत जरूर चल रही है, लेकिन सियासत से अलग हटकर इसे देखने की जरूरत है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गुंजन जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ सीता शरण जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।